नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी लोक जनशक्ति पार्टी का आशीर्वाद यात्रा कवर कर रहा था। उस वक्त चिराग पासवान जी से बात करने का कोई ऐसा वक्त नहीं मिल पाया। मतलब इत्मीनान से सारे सवालों का लेने का वैसे पीसी और चलते चलते जो बातें होती थी वो मैं भेजते रहता था खबरें। और अभी मैं बात करूंगा बिहार के युवाओं, रोजगार और कुछ राजनीति की भी बातें मैं अभी चिराग पासवान से करूंगा। पहले तो मैं पूछूंगा कि कैसे हैं, इतने थका देने वाला आशीर्वाद यात्रा में कुछ संक्षिप्त में अनुभव बता दीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। थकावट तो नहीं, मुझे लगता है मेरा जोश, मेरा मनोबल, जिस तरीके से ये जन सैलाब आ रहा है हम लोग की यात्राओं में, उससे मनोबल बहुत बढ़ता है और सारी थकावट उसी से दूर हो जाती है। आप साथ में रहे हैं पूरी यात्रा में, आपने खुद देखा है कि जिस भारी संख्या में लोगों का प्यार, लोगों का समर्थन, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, ये उत्साह बढ़ाने वाला है और ये मेरा विश्वास बढ़ाता है कि आज की तारीख में लोगों का विश्वास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ पहले से और बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आने वाले समय में अगले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो मध्यावधि होंगे, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी। ठीक है, अब एकदम आर पार वाला सवाल रहेगा जी थोड़ा। बिल्कुल। जहाँ पर परेशानी होगा वहाँ पर बोल दीजिएगा कि ये सवाल ओके, मतलब छोड़ दीजिएगा। ठीक है। पहला सवाल रहेगा कि आप डायरेक्ट जो आरोप लगाते हैं बिहार सरकार के ऊपर रोजगार को लेकर, तो रोजगार पर रहेगा आपसे सवाल कि रोजगार को लेकर क्या कर सकते हो आप, चिराग जी? रोज़गार को लेकर अनंत संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में, अगर उसको सही तरीके से एक्सप्लोर किया जाए। मेरी चिंता वहाँ से शुरू होती है रवि, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के नीतीश कुमार जी साफ इस बात से मना कर देते हैं कि प्रदेश में रोज़गार नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमारा स्टेट वाटर लॉक स्टेट है। ऐसे भारत में कई स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश को आप ले लीजिए, राजस्थान को आप ले लीजिए, गुजरात को आप ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, कई ऐसे प्रदेश हैं जो इसी भौगोलिक परिस्थिति के ऊपर आधारित हैं। पर उसके बावजूद उन प्रदेशों ने जिस तरीके से रोज़गार के नए नए अवसर मुहैया कराए हैं, कई बिहारी हैं जो उन प्रदेशों में जाते हैं, जो कि तथाकथित वाटर लॉक स्टेट्स हैं, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर रोज़गार करते हैं, वहाँ पर व्यवसाय करते हैं। तो जब हमारे मुख्यमंत्री की सोच ही इतनी सीमित हो, जहाँ पर वो साफ मना कर दें कि भैया आप रोज़गार तो हम दे नहीं सकते क्योंकि प्रदेश वाटर लॉक्ड है। आपने आखिरी बार आपने प्रयास कब किया भाई? अगर गुरुग्राम अगर आईटी हब बन सकता है, बेंगलोर बन सकता है, दिल्ली बन सकता है, मुंबई बन सकता है, तो बिहार क्यों नहीं बन सकता? आईटी हब पटना क्यों नहीं बन सकता? उसके लिए ज़रूरत है आपको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस देने की। आज की तारीख में मैं खुद, मेरे व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं, कई ऐसे मेरे परिचित हैं जिनके माध्यम से मैं चाहता था कि वो आएँ और यहाँ पर अपना व्यवसाय स्थापित करें ताकि और युवा बिहारियों को यहाँ पर रोज़गार मिल सके। पर एनओसीज़ मिलते 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 उन व्यवसायियों की इच्छा शक्ति दम तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि सिंगल विंडो क्लियरेंसेस नहीं है। यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स हमारे ऐसे हैं कि आप ज़मीन आप मुहैया नहीं करा सकते। सरकारी ज़मीन जो कि आप ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हों या आईटी सेक्टर्स वाले हों या एमएनसीज़ वाले हों, जिनको आप सस्ती दर पर आप दे सकते हैं ताकि वो यहाँ पर आए, अपना व्यवसाय स्थापित करें और ताकि और हमारे बिहारियों को यहाँ पर रोज़गार मिल सके, उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स हमारे सही नहीं है। इन तमाम चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है। आखिरी बार कब मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर बैठ के मंथन किया, चिंतन किया, मेरी जानकारी में नहीं है। कब उन्होंने इनवाइट किया? भाई हर स्टेट इंडस्ट्रियल समिट कराता है, वो दूर दूर से इंडस्ट्रीज़ वालों को बुलाते हैं। गुजरात में हम लोगों ने देखा वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा, कई ऐसे प्रदेश हैं जो इस तरीके के समिट्स कराते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने आज तक, मेरी जानकारी में नहीं है कि कहीं कोई ऐसा समिट कराया हो जिसमें उनको बुलाया हो, उनकी समस्याएं सुनी हो, उनसे सुझाव लिए हो। कितनी ऐसी मिलें हैं जो हमारे प्रदेश में बंद पड़ी हैं, क्यों नहीं आप उसके ऊपर एक कमेटी का आप गठन करते हैं कि भाई इसको एक फीजिबल प्रोजेक्ट कैसे बनाया जा सके, उसके ऊपर मंथन करें। यंग ब्रेन्स को आप इस्तेमाल कीजिए ना, जो यंग इंजीनियर्स हैं, जो यंग एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप यूज़ कीजिए। उनको बोले कि भैया ये पेपर मिल यहाँ पे बंद पड़ी है, ये जूट मिल यहाँ पे बंद पड़ी है, इसके ऊपर मंथन करो, बताओ कि कैसे हम लोग इसको फिजिबल बनाएं। पर उसके ऊपर ये मंथन नहीं करते हैं। टूरिज़्म रवि, टूरिज़्म एक बहुत बड़ी संभावना है हमारे प्रदेश में। आप टूरिज़्म को आप प्रमोट करें, ना सिर्फ उससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि हमारे प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ेगा। हमारा प्रदेश उन सौभाग्यशाली प्रदेशों में है जहाँ पे अनंत संभावना है। लछवाड़ में भगवान महावीर की जन्मस्थली है, वैशाली है, बोधगया को आप नेक्स्ट लेवल, आप इंटरनेशनल सिटी आप उसको बना सकते हैं अगर आप चाहें। अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, देश विदेश से लोग वहाँ पर आते हैं।
सीतामढ़ी में बार बार मैं इस बात को बोलता हूँ, माता सीता की जन्मस्थली है हमारे प्रदेश में। सीतामढ़ी को क्यों नहीं आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप उसको विकसित करते हैं, एक भव्य मंदिर बनाए, जैसे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसी तरीके से सीतामढ़ी में भी आप उस तरीके से माता सीता का मंदिर बनाए, 6 लेन का कॉरिडोर बनाए जो कनेक्ट करे अयोध्या को और सीतामढ़ी को, ताकि हर वो व्यक्ति जो अयोध्या जाए भगवान राम का आशीर्वाद लेने, वो माता सीता का आशीर्वाद लेने सीतामढ़ी आए। तो इन तमाम चीज़ों पर हम लोग को, नेचर इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं हमारे यहाँ, छोटे छोटे तालाब हैं यहाँ पर, आप इसको टूरिज़्म रिजॉर्ट्स के तौर पर आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। जो एडवेंचर स्पोर्ट में जो अपनी रुचि रखते हैं, राजगीर है, उसको आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के तौर पर आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बट इन तमाम चीज़ों पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अगर आपका ध्यान सिर्फ जात पात धर्म मजहब पे ही लगा रहेगा कि भाई लवकुश समीकरण को कैसे साधें, दलित को महादलित कैसे बनाएं, पिछड़ा को अति पिछड़ा कैसे बनाएं, अपनी भाई जब से मुख्यमंत्री तीसरी बार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जब से उन्होंने इस बार शपथ ली, तब से आप मुझे बताएं ना कि उन्होंने कितना ध्यान दिया है प्रदेश में। वो सिर्फ अपने कार्यालय में लगे हुए हैं, वो सिर्फ इन चीज़ों में ही उलझे हुए हैं कि भैया हम किसको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, किसको हम प्रदेश का अध्यक्ष बना दें, सिर्फ इन्हीं पर उनका ध्यान है। अगला सवाल है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात किए थे आप, उसमें एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा, जैसे खेती बाड़ी ये सब है, तो उसमें खेती को बेहतर करने के लिए, एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए और आसान करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? भाई किसानों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, सिंचाई की हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या रही है। सिंचाई के लिए आप कैनाल्स, आप ऐसी जगह से, और ये हमारे प्रदेश की एक बड़ी समस्याओं में से भी एक है, बाढ़ से जुड़ी समस्या जो होती है। हम लोग देखते हैं कि आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है, वहीं एक बड़ा क्षेत्र है जो कि सुखाड़ से भी प्रभावित रहता है। क्यों नहीं हम लोग कैनाल्स बनाते हैं, क्यों नहीं हम लोग वाटर को डाइवर्ट करते हैं प्रदेश के उस हिस्से से जहाँ पे ज़्यादा पानी गिरता है, और ऐसे हिस्सों में हम लोग लेकर जाएं जहाँ पे कम पानी रहता है। इससे ना सिर्फ बाढ़ की समस्या का समाधान होगा, सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। किसानों के साथ बैठकर, मैं कृषि विशेषज्ञ नहीं हूँ, बट हाँ, हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में कई ऐसे विशेषज्ञों के साथ बैठकर हमने बातचीत करके हम लोगों ने इसको विजन डॉक्यूमेंट में रखा है। क्यों नहीं आप किसानों के साथ बैठकर आप उनकी समस्या को समझते कि भाई उनको किस तरीके की समस्या वहाँ पर झेलनी पड़ती है और उसके लिए क्या क्या समाधान होते हैं। खरीद को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर धांधली होती है या अनियमितता बरती जाती है, या उनको उनका उचित जो भुगतान है वो उनको ना समय पर होता है, ना उनको वो दिया जाता है सही तौर पर, उनके पास तक वो पहुँचता भी नहीं है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बैठकर, किसान संगठनों के साथ बैठकर, किसानों के साथ बैठकर, गांव में बैठकर उनकी इन समस्या को सुना जाए, उसका कैसे समाधान निकाला जाए, इस पर मुझे लगता है एक विस्तृत एक चर्चा होनी चाहिए, ना सिर्फ विधानसभा में बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी बैठकर, ताकि उनको, भाई कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, जितना हम इसको बढ़ावा देंगे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं कई ऐसे जो हम लोग लगा सकते हैं। भाई यहाँ पे किसान जब अपना उत्पादन करता है, उसकी अगर हम बेहतर पैकेजिंग कर दें, अगर हम उसकी बेहतर उसको अच्छे से उस प्रोडक्ट को पैकेज कर कर अगर हम लोग उसको राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, मखाना जैसे उनमें से एक है, भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मांग इतनी अच्छी है, यहाँ से जाता है, किसानों से औने पौने दाम पर ख़रीदा जाता है, और उसके बाद जो बिचौले होते हैं उसको अच्छे से उसकी पैकेजिंग मार्केटिंग करके उसको दुगने तिगुने दाम पर वो लोग बेचते हैं। तो क्यों नहीं उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। केले के चिप्स हैं, भाई हम लोग केरला उसके लिए जाना जाता है, हम लोग डाउन साउथ जाते हैं उसके लिए, भाई यहाँ पे केले का उत्पादन होता है, हाजीपुर है, क्यों नहीं हम ऐसे यूनिट्स लगाते जो कि यहीं पे उसकी आगे प्रोसेसिंग करें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें, उसकी पैकेजिंग करें, और उसको नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर हम लोग बेचें, ताकि 4 पैसा किसानों के हाथ में बढ़कर जाए। आपकी बातें तो अच्छी लग रही है, मगर हम उम्मीद करते हैं कि जब आप आएँ तो ये तमाम बातें बेहतर ढंग से करें। अगला सवाल है चिराग जी की, परीक्षाओं में धांधली को लेकर जो सेटिंग वेटिंग होता है, इसको लेकर लगातार जहां भी जाते हैं वहां पर स्टूडेंट और झकास भारत इन तमाम मुद्दों को सबसे प्रमुखता देता है। पॉलिटिकल बाद में, पहले अभ्यर्थियों का मुद्दा, चाहे वह STET तो एक बात हो गया, दरोगा बहाली में धांधली, खुलेआम अभ्यर्थी बोल रहे हैं, छात्र बोल रहे हैं कि इतना पैसा सिपाही के लिए लेते हैं, इतना पैसा दरोगा के लिए लेते हैं। बिहार SSC 8 साल से मामला लटका हुआ है। एक बार जब हम वहाँ पर तो दिखाने का प्रयास किए तो हम ही पर कुछ ऐसा चीज़ हो गया, तो वो अलग बातें हैं। मगर आपकी क्या धांधली कैसे रुके? ये तमाम विपक्ष भी है तो उससे अपेक्षा करती है अभ्यर्थी, मगर वो भी नहीं उठा पाते हैं मुद्दे। भाई ये नीयत का सवाल है, आपकी नीयत साफ़ होने की ज़रूरत है। दिक्कत यह है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारी राज्य सरकार की नीयत ही नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से युवा विरोधी हैं,
उनको युवा आगे बढ़े ये उनको बर्दाश्त ही नहीं होता है। भले फिर वो युवा चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव हो या बिहार का कोई भी युवा हो, मुख्यमंत्री बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं कि भाई कोई युवा आगे बढ़े। इसीलिए वो युवा को पढ़ने नहीं देते हैं। बिहार में शिक्षा के हालात देखिए कैसे हैं, बिहार में रोजगार नहीं देते हैं। और उसके कारण ये है कि भाई बिहार का युवा अगर पढ़ लिख गया तो अपने अधिकारों की बात करेगा, पूछेगा, हमसे सवाल करेगा, ये मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकते। रोजगार मांगेगा, रोजगार देंगे कहाँ से? रोजगार उनके पास है नहीं। जिस अनियमितता की आप बात कर रहे हैं, ये प्रदेश में आज से नहीं सालों से एक बड़ी समस्या बना हुआ। दरोगा बहाली का आपने बात किया, STET के में भर्ती की आपने बात की, ये तमाम विषय, इसमें जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। मुझे कितने ऐसे बच्चे हैं जो आते हैं, मुझे मिलते हैं, बोलते हैं कि भैया बैकडोर एंट्री इनकी हो रही है। भाई जब आपने एक नियमावली बनाई है, आप उसके आधार पर आप इनकी वैकेंसीज जो रिक्त पद हैं आप उसको भरेंगे कि नहीं भरेंगे, कि आप उसमें कोई और अपना रास्ता निकालेंगे? और बैकडोर एंट्री का मतलब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। और कौन नहीं जानता है भाई रवि, यहाँ पे कौन नहीं जानता है कि बिहार में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। बिहार में कोई एक काम आप बता दीजिए, कोई एक सरकारी काम जो बिना घूस दिए हुए हो जाए, कोई काम नहीं है। बिहार के गांव में चले जाइए, बिहार के शहरों में चले जाइए, सरकारी दफ्तरों में चले जाइए, सरकारी अफसरों के पास चले जाइए, एक काम मुझे बता दीजिए जो बिना घूस के हो। और उसी के परिणाम है कि ये धांधलियाँ इस तरीके से हो रही हैं, ये भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। क्यों? क्योंकि बिना घूस लिए हुए ये सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई काम नहीं करते। और जब तक ये नीयत नहीं इनकी बदलेगी, देखिए विपक्ष की भी अपनी सीमाएं हैं, मैं भी आज की तारीख में विपक्ष की भूमिका में ही हूँ, हम लोग की भी एक अपनी सीमाएं हैं, हम लोग भी बातों को प्रमुखता से रख सकते हैं। हम लोग सड़क से लेकर विधानसभा से लेकर संसद तक इस बात को हम लोग उठा सकते हैं, बट अंतोगत्वा जिस व्यक्ति को करना है उसका नाम है नीतीश कुमार। बट अगर उन्हीं की नीयत नहीं होगी, और ये उनकी नीयत नहीं थी, यही कारण है कि आज की तारीख में जनादेश उनके खिलाफ था। ये तो भाजपा की कृपा से, उनके आशीर्वाद की वजह से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नहीं तो ईमानदारी से बताइए, क्या बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का जनादेश दिया था? दिया होता तो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होते, आधे से कम पर उनके विधायकों की संख्या आके नहीं रुक जाती। इसमें तो बिहार की जनता ने तो उनके खिलाफ मतदान दिया, बट हाँ परिस्थितिवश वो मुख्यमंत्री बने हुए और इसका लाभ उठा रहे हैं। जी। अगला सवाल चिराग जी है कि गरीबी और शोषण को कैसे मिटाएंगे? 1 मिनट में उत्तर देना। गरीबी और शोषण को मिटाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की। प्रति व्यक्ति आय को जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे, हर हाथ में जब तक ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, और हाथ में ज़्यादा पैसा कैसे आएगा? जब आप रेवेन्यू बढ़ाएंगे, जब तक प्रदेश के आर्थिक हालात नहीं सुधरेंगे। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? इन तमाम चीज़ों से। टूरिज़्म को आप प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा MNCs को बुलाइए, IT जॉब, IT सेक्टर। पटना को आप एजुकेशनल हब बनाइए। भाई हमको आज की तारीख में दुख होता है कि मेरे बच्चे आज की तारीख में कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। कोटा की परिस्थिति आप जानिए, पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी हैं, पर व्यवस्था राजस्थानी है। ये व्यवस्था अगर हम लोग पटना में दें, बिहार में अगर हम लोग दें, तो बिहार का पैसा बिहार में ही रहेगा। करोड़ों रुपया है जो कि ट्यूशन फी के नाम पर, जो कि बोर्डिंग लॉजिंग के नाम पर हम लोग दूसरे प्रदेशों में देते हैं। तो जब तक राज्य का आप रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, तब तक यहाँ पे ज़्यादा पैसा लोगों के हाथ में नहीं जाएगा। तो रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके लिए तमाम तरीके के विकल्प हमारे प्रदेश में मौजूद हैं। युवाओं और महिलाओं के लिए क्या आपके पास प्लान है, योजनाएं हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए? वो सब तो चीज़ें बता चुके हैं। राजनीति में इन लोगों की कैसे मतलब लीडरशिप मिले या जो कुछ भी मिले? बिहार मुझे लगता है एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर राजनीतिक जानकारी हर किसी के पास बहुत ज़्यादा है, मौका नहीं मिल पाता है बनस्पत बाकी राज्यों के। मौका मुझे लगता है जो जिसके अंदर तत्परता होती है, और मैं ईमानदारी से मैं इस बात को मैं मानता हूँ रवि, मैं कबूलूँगा इस बात को कि किसी की काबिलियत छुप जाए वो संभव नहीं है। देर सवेर ज़रूर हो सकती है, बट अगर किसी में हुनर है, किसी में काबिलियत है, तो आज नहीं तो कल वो सामने आती है। आज की तारीख में मेरी पार्टी के साथ अगर लाखों युवा अगर जुड़े हुए हैं, वो अपनी काबिलियत की वजह से हैं। आज की तारीख में तो मेरी पार्टी पे कोई मेरे ऊपर परिवारवाद का भी आरोप नहीं लगा सकता, मैं तो परिवार के भी सदस्य सब अलग हैं। तो जितने भी आप देखेंगे जो भी युवा चेहरे आज की तारीख में हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर अंदर वो काबिलियत थी, उनके अंदर वो तत्परता थी आगे बढ़ने की। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा सामने आए। इसलिए मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मैं विरोध भी करता हूं कि भैया आप क्यों नहीं युवाओं को आप आगे आने देते हैं? आप जगह खाली करेंगे तब ना अगली पीढ़ी आएगी, और बल्कि आपको तो अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करना चाहिए। पर आप खुद ऐसे कुर्सी पे मल के आप बैठ गए हैं कि भैया हम ही रहेंगे, हम ना काम करेंगे, हम ना किसी को आने देंगे। तो मैं चाहता हूँ बिहार का युवा आगे आए, उसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी उनको मजबूत प्लेटफॉर्म देगी। महिलाएँ मैं चाहता हूँ, आधी आबादी हमारे प्रदेश की,
आधी आबादी है, मैं चाहता हूँ कि महिलाएं भी आगे आएँ। मैं जात पात से उठकर मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरी महिला जमात है या जो युवा जमात है, मैं एक नए तरीके का एक एमवाई समीकरण मैं बिहार में सामने रखना चाहता हूँ, जहाँ पे महिला हो, युवा हो, ये सामने आए और ये फ्रंट बेंचर्स बने। महिला आधी आबादी है, उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि उनकी क्या समस्याएं हैं। युवा उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता और उनसे बेहतर कोई समस्या का हल भी नहीं निकाल सकता। तो मैं चाहता हूं कि फ्रंट बेंचर्स बने, आगे आएँ। मेरी पार्टी उनको, लोक जनशक्ति पार्टी उनको प्रमोट करेगी। जितने भी ऐसे युवा हैं अपने सुझावों के साथ ज़रूर सामने आए। चिराग पासवान अगर रामविलास पासवान के अगर बेटे नहीं होते तो क्या राजनीति में इतनी आसानी से मौका मिलता और संसद पहुँचते? देखिए, मैंने उसी बात को मैंने कहा कि जिसके अंदर काबिलियत है, जिसके अंदर हुनर है। रवि, अगर सिर्फ एक बड़े सुपुत्र का ही बेटा होना अगर आपकी पहचान होती, तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में कई ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन सब के बच्चे आज की तारीख में बड़े बड़े मंत्री, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, इन पदों पर होने चाहिए थे। पर इतिहास गवाह है कि कई ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति के बच्चे हैं जिनके बारे में आज की तारीख में कोई जानता भी नहीं है, वो कहाँ गए, नहीं गए, राजनीति में हैं कि नहीं है। देखिए, एक बड़े परिवार में पैदा होना आपका सौभाग्य हो सकता है। सौभाग्य से आपको एक मौका शायद ज़रूर इनिशियली इजी एंट्री आपकी हो सकती है, बट वहाँ पर बने रहना, अपने आप को स्थापित करना, उसके लिए आपके अंदर काबिलियत होनी ज़रूरी है। अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है, इवेंचुअली आई थिंक एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर पोटेंशियल। अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है, अगर आपके अंदर वो तत्परता नहीं है, वो सोच नहीं है, वो जुनून नहीं है अपने लोगों को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर, अपने प्रदेश को लेकर, तो आप बड़े से बड़े नेता के बच्चे क्यों ना हो जाएं, जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। आप बॉलीवुड में गए थे तो उस वक्त वहाँ से क्या हुआ कि वो छोड़ दिए? क्या फिल्में नहीं चली या क्या कुछ राजनीति? भाई, मैं मानता हूँ इस बात को कि मेरा एक बहुत शॉर्ट लिव वो करियर था। मैं अगर और मेहनत करता वहाँ पर या और अपना समय दे पाता वहाँ पर, तो शायद आज मैं अपना एक डिसेंट नाम वहाँ पे बना लेता। पहली फिल्म मैंने की थी कंगना के साथ और वो ठीक ठाक चली। उस फिल्म के गाने आज की भी तारीख में मुझे लोग मिलते हैं, बताते हैं कि उनको काफ़ी पसंद आते हैं। बट वो दौर ऐसा था, वो भी एक ऐसा समय था जब मेरे पिताजी की उस वक्त तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मेरी इस पहली फिल्म मिले ना मिले हम जो आई थी, उसकी रिलीज़ के बाद उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और उन दिनों बिहार में कुछ बाई इलेक्शंस चल रहे थे, बाई पोल्स चल रहे थे। महाराजगंज की सीट पे, हाँ, प्रभुनाथ जी की वाली सीट पे लोकसभा के बाई पोल्स थे। और उस वक्त लोगों का काफ़ी दबाव था मेरे पिताजी के ऊपर कि वो परिवार से किसी को भेजें। और उस वक्त क्योंकि एक फ़िल्म आई थी, एक थोड़ा नाम हो गया था, गाने की वजह से पहचान हो गई थी, तो लोग चाहते थे कि मैं यहाँ पे प्रचार के लिए आऊँ। वो एक ऐसा आना था बिहार में कि उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़ के मैंने मुंबई को मैं देख ही नहीं पाया। मेरी रगों में राजनीति बहती है। मैंने हमेशा इस बात को मैंने, जब मैं मूवी के कैंपेन्स के लिए भी जाता था, उसके प्रमोशंस के लिए जाता था, उस वक्त मैं कहता था कि मेरी रगों में राजनीति आना इवेंचुअली मुझे राजनीति में ही है। पर उस वक्त से एक ऐसा जुड़ाव हुआ मेरा प्रदेश के साथ, एक दूसरे तौर पर, अभी तक एक बेटे के तौर पर ही आता था, बट एक राजनीतिक के तौर पर एक नया परिचय मेरा हुआ मेरे प्रदेश के लोगों के साथ। और तब से मुझे लगा कि नहीं, अब प्रदेश में ही रहकर प्रदेश के लिए चीज़ों को करने की ज़रूरत है। और फिर 12-13 के बाद से बस सक्रिय राजनीति। वो जो रिहर्सल करते होंगे तो उसमें एक्सप्लेन करने का जो तरीका है, वो राजनीति में आपको देखते हैं कि कोई सवाल को काफ़ी बेहतर, मतलब बेहतर क्या है, घुमा भी देते हैं। कभी कोई कठोर सवाल आता है तो उसको सीधे नीतीश जी पर लेकर चले जाते हैं। तो ये वहाँ से आपको थोड़ा अच्छी समझ वहाँ से लगता है बड़ा है। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी कहते थे कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। तो अगर आप बोल रहे हैं कि मैं अपनी बातों को ढंग से आर्टिकुलेट कर लेता हूँ, मुझे लगता है मेरे पिता बहुत ही मुखर प्रवक्ता रहे। शुरू के दिनों में आप देखें 70, 80, 90 के दशक में आप देखें, उनके भाषणों की आज भी चर्चा होती है। जिस तरीके से वो संसद में खड़े होते थे और अपनी बातों को प्रमुखता से और स्पष्ट तरीके से रखते थे। उन्हीं का खून, उन्हीं का अंश है, कहीं ना कहीं उन्हीं से मैंने इनहेरिट भी किया है। चलिए, कुछ राजनीतिक सवाल भी कर लेते हैं चिराग जी। आप नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ते बिगाड़ते विधानसभा में अपना घर जला लिए। ये मैं सीट का बात कर रहा हूँ, केवल 1 सीटें आप जीते, इसमें आपका भी लॉस है। मुख्यमंत्री का तो लॉस, मतलब नुकसान हुआ ही हुआ कि आप उन्हीं के खिलाफ कैंडिडेट उतारे, आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ज़्यादा विधायक होते तो अभी। देखिए, अगर लॉस और प्रॉफिट अगर मैं सोचूंगा तो मैं प्रदेश की चिंता कभी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, लॉस प्रॉफिट पहले सुन लीजिए चिराग जी। हाँ, मैं बोल ये रहा हूँ कि जैसे आप बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी को हमने, हमारे वजह से उनको घाटा लगा। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया आपके सवाल को, मैं बिल्कुल समझ गया। मैं भूमिका ही बांध रहा था, जैसा आप बोलते हैं कि मैं थोड़ा बड़ा चढ़ा के जवाब देता हूँ, मैं भूमिका बांध रहा था
कि अगर मैं लॉस प्रॉफिट, भाई मैंने 2020 में बिना ये सोचे हुए कि मुझे कितना फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, मैंने सिर्फ बिहार के फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचा, और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो मैंने बिहार की जनता से सुझाव लेकर बनाया हुआ है, ये मेरे अकेले का या बंद कमरे में बैठ के कुछ लोगों का बनाया हुआ सुझाव नहीं है। मैंने बिहार की जनता के साथ बैठकर मैंने इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया। कई बुद्धिजीवी वर्ग हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके साथ बैठकर, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनके साथ बैठकर मैंने इसको तैयार किया था। और मेरा लक्ष्य सिंपल सा था कि भाई मैं सच्चाई के साथ मैं मैदान में उतर रहा हूँ। मैं इस बात को यकीनन मैं मानता था कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते हुए बिहार का विकास संभव ही नहीं है, असंभव है कि ये इनके रहते हुए बिहार का विकास हो जाए। बिहार को बद से बदतर हालात में पहुंचाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। 7 निश्चय बिहार की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना है। ऐसा आपको कब लगा कि नीतीश कुमार ये जब मैंने उससे पहले, जब मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जब मैंने यात्रा की, और उससे पहले भी लोकसभा के चुनाव के दौरान भी, क्योंकि यही एक ऐसा समय था जब हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ किसी एक मंच पर हम लोग साझा हुए थे, और वो भी परिस्थिति वर्ष, क्योंकि रातों रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में 2017 में वापस आए थे, और हम लोग का ऑलरेडी अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ था। तो उस अलायंस में ये दोबारा ये हिस्सा बने थे। और उस वक्त लोकसभा के दौरान भी जिस तरीके से जनता का आक्रोश इनके प्रति मुझे देखने को मिलता था, और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा में, देखिए रवि, मेरे लिए तो बहुत आसान होता कि अगर मुझे सत्ता की राजनीति करनी होती तो मैं इनके साथ रहता, मुझे जितनी सीटें मिलती मैं जीतता। मेरे लिए तो बहुत आसान था, और मेरे लिए तो वो परिस्थिति भी ऐसी थी कि उस वक्त और आसान होता। क्यों? क्योंकि मेरे पिता का निधन उस वक्त हुआ था। मैं आराम से बोल सकता था कि भाई अभी मैं मेहनत नहीं कर सकता, मैं संघर्ष नहीं कर सकता, मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं टूटा हुआ हूँ, मेरे पिता का निधन हुआ, मैं इनके साथ मिलकर मैं करता, और जितनी सीटें मिलती उतना मैं जीतता। और जो संख्या की आप बात कर रहे हैं, यकीनन मुझे अच्छी संख्या मिलती, पर क्या करते ये उस संख्या का मैं आज की तारीख में, जब मैं अपने किसी एजेंडे को मैं लागू ही नहीं करवा पाता, इनके साथ निश्चय का ही मुझे समर्थन करना पड़ता। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को जोड़ने से साफ इन्होंने मना कर दिया था कि वो सरकारी एजेंडे का वो हिस्सा नहीं बन सकता। तो जब मैं ST-ET छात्रों की मैं बात ही नहीं कर सकता, जब मैं शिक्षकों की बात ही नहीं कर सकता, जब मैं दरोगा भर्ती में अपनी बातों को ही नहीं मनवा सकता, जब मैं 7 निश्चय के में हुए भ्रष्टाचार की मैं जाँच ही नहीं करवा सकता। आज ये बोलते हैं कि भैया पेगासस की आप जाँच करवाएं, तो भैया सृजन घोटाले का क्या होना चाहिए? उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। हमें याद है पिछले साल आप रुक गए थे, दरोगा बहाली पर ही हम लोग पूछने के लिए आए थे। बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे क्योंकि उस प्रोटोकॉल को मेंटेन कर। बिल्कुल, जब आप गठबंधन में होते हैं कई ऐसी मर्यादा होती हैं जिसका आपको पालन करना पड़ता है। भाई सम्राट चौधरी जी ने अभी क्या कहा था अपने भाषण में, उन्होंने इसी बात को बोला कि जब आप गठबंधन में होते हैं तो कई जगह आपको झुकना पड़ता है, कई जगह आपको दबना पड़ता है, आप उस तरीके से खुल के काम नहीं कर सकते जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। ये सम्राट चौधरी जी ने बोला अभी। तो हकीकत है ये कि अगर मैं गठबंधन, बट ये भी हकीकत है कि बिहार अब इतना ज़्यादा बदहाल हो चुका है कि अब और ज़्यादा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते टाइम को वेस्ट करना। तो अगर मैं मुख्यमंत्री जी के साथ रहता तो मुझे वही प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता और उन्हीं की ही बातों को बोलना पड़ता कि हाँ भैया ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, जो कि गलत है सरासर। तो इसीलिए मैंने, जो मेरी आइडियोलॉजी थी, जो मेरी विचारधारा थी, उसके साथ मैं गया। और नुकसान की अगर आप बात बोले, मैं रवि मैं मानूंगा कि बल्कि मेरा फ़ायदा ही हुआ है। 6% एक बड़ा जनसंख्या है, एक बड़ी आबादी है जिनका समर्थन मुझे मिला, वो भी तब जब मैंने अभी 100+ सीटों पे चुनाव ही नहीं लड़ा। वो 100+ सीटें मैं लड़ता तो ये 12 से 14% का समर्थन मुझे मिलता, और 15% वाले तो मुख्यमंत्री बने हुए बिहार में। 15% देखिए, 6% में कई विशेषज्ञ लोग जो बता रहे हैं, हमारा भी एक अनुमान, कई बीजेपी के से नाराज वोटर ने एलजेपी को वोट किया है, नीतीश कुमार से नाराज थे। बीजेपी में भी कई धड़ा नीतीश को पसंद करते हैं, कई लोग नहीं पसंद करते हैं। सेंट्रल का कमिटमेंट था, इसलिए नीतीश जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये इस बात को आप मानते हैं कि नहीं कि बीजेपी के एक बड़ा तबका आपको पसंद करता है? नहीं भाई, मैं इसको आपको क्लियर कर दूं। आप बिहारियों के बुद्धि विवेक पे आप प्रश्न उठा रहे हैं जब आप उनको बीजेपी के तबका या किसी एक तबके के साथ जुड़ा हुआ बोल रहे हैं। ये विकास की सोच रखने वाला वोटर है, ये विकास की सोच रखने वाला वोटर है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वही वोटर है जो अपने नेता में विकास की छवि देखता है, और जिसमें उसको विकास करने की काबिलियत दिखती है वो उसके साथ जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में जो वोटर लोकसभा के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करता है, क्यों? क्योंकि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विकास की छवि दिखती है, उनके नाम पर वो वोट करता है। साथ के साथ सांसदों को दिल्ली से जिताता है भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वही वोटर जब विधानसभा का चुनाव आता है तो केजरीवाल जी के नाम पर वोट करता है, उनको मुख्यमंत्री बनाता है। तो ये जो वोटर है जो विकास की सोच रखता है, जिसको आप बीजेपी के तबके वाला आप कह रहे हैं, मैं इस पे मुझे आपत्ति है, क्योंकि ये विकास की सोच वाला वोटर है। ये अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करता है, ये जानता है कि भैया कौन
विकास कर सकता है। जब वो राष्ट्रीय राजनीति देखता है तो उनको लगता है कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी बेहतर हैं, हम लोकसभा के चुनाव में हम इनके साथ जाएंगे। पर वहीं जब विधानसभा का चुनाव आता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जिसका समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनको तीसरे नंबर की पार्टी बना देता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि भाई ये हमारे प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। तो मुझे जो समर्थन मिला जी, मैं इसको बस एक बार क्लैरिफाई कर दूं, तो मुझे जो समर्थन मिला ये विकास की सोच रखने वालों का मिला। और इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मैं सारी सीटों पर लड़ता तो 12 से 14% का ये मत मुझे मिलता। क्या आपको अंदाजा था कि बिहार विधानसभा में आपका सपुड़ा साफ हो जाएगा? मतलब विधानसभा सीटों के हिसाब से, लोकसभा की सीटों के हिसाब से, मतलब कि एकदम एक सीट जीते, वो अलग चले गए, वो एक भाई मैंने संख्या का अगर मैं ध्यान देता या मैं गणित उसमें मैं अगर उलझता तो शायद मैं अपने मुद्दों को इतनी प्रमुखता से मैं रख ही नहीं पाता। आपके लिए पर मुझे मुद्दा महत्वपूर्ण था, मेरे लिए मुद्दे महत्वपूर्ण है। मेरे लिए आज की भी तारीख में मुद्दे मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने एक लाइन भी लिखी थी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में, जो विच सेज इट ऑल। वो लाइन थी कि वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। तो मेरी रेड कारपेट की मेरी लड़ाई नहीं है। मैं यहाँ पर कोई सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर बिहारियों की बात रखने के लिए आया हूँ और अपने मुद्दों पर अडिग था, अडिग हूँ और हमेशा रहूँगा। तो क्या मैं बिहार के भविष्य के मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? भाई मुझे बिल्कुल ये सब नहीं पता, ना मेरा ध्यान है। मैं सिर्फ जनता की बात उठा रहा हूँ, मैं सही बातें उठा रहा हूँ, मैं सही इश्यूज़ उठा रहा हूँ। जो जनता बोलती है मैं उन बातों को उठा रहा हूँ। शराबबंदी मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया इतना खूबसूरत कानून हमने लागू कर रखा है। बिहार की हर जनता बोल रही है, हर एक बिहारी बोल रहा है, 12 करोड़ बिहारी बोल रहा है कि भैया शराबबंदी गाँव में मिलना तो अलग बात है, अब तो होम डिलीवरी हो रही है। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो आपने समर्थन दिया था। बिल्कुल होनी चाहिए। उस वक्त मैं विपक्ष में था, उस वक्त मैंने इस बात का मैंने समर्थन किया था कि भैया, हाँ 2016 में, कि भाई शराबबंदी होनी चाहिए। पर इस तरीके से नहीं ना कि आप तस्करों को आप पैदा कर दें, आप स्मगलिंग उसकी शुरू कर दें। जो रेवेन्यू आपके पास ऑफिशियली आ रहा था वो अब आप अनऑफिशियली, वो स्मगलिंग का पैसा कौन सी पार्टी में जा रहा है या किसके पास जा रहा है, उसका भी तो हिसाब आना चाहिए ना सामने। बिल्कुल। अब आपसे मैं कुछ ऐसा सवाल करूंगा पॉलिटिकल, जो अब राम हनुमान तो काफ़ी चल चुका है, इस पर क्या सवाल किया जाए? चिराग जी, अब मैं बिहार की वो राजनीति की बातें मैं करूंगा जो अभी हालिया 1.5 महीने से जो प्रकरण चल रहा है उसको लेकर साफ साफ बातें आपने कई बार कह चुके हैं, मगर मैं और भी जानूंगा कि चिराग जी के क्या चल रहा है। चाचा पशुपति कुमार पारस ने एक आरोप लगाया था कि चिराग तानाशाह हो गए हैं और बातें नहीं सुनते हैं। ये तमाम बातें हमने कुछ बातें लिखी है, वही बातें मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम भी बैठे हुए थे और उनसे तो जो सवाल किए वो तो सीधे एकदम, मतलब क्या बोलें, वो इस तरह से बर्ताव वहाँ पर हो गया कि मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, वो उठ कर चले गए थे। तो चाचा पशुपति कुमार जी ने शिकायत किया है, सीधा सवाल है कि चिराग तानाशाह हो गए थे और वो बड़ों को बातें नहीं मान रहे थे, ऐसी बात। भाई अगर मैं तानाशाह होता, मुझे बताइए ना, इतने लोग जुड़ते क्या मेरे साथ? कौन सा ऐसा तानाशाह है जिसके समर्थन में लोग इतने जुड़ते हों? आप इतिहास से तानाशाहों के नाम उठा के देख लें, हिटलर मुसोलिनी के वक्त से आप उठा कर देख लें, मौजूदा वक्त में आप देख लें, कौन तानाशाह ऐसा होता है जिसके साथ इतना हुजूम जुड़ता है, इतने समर्थन जुड़ते हैं? पार्टी की मैं बात करूं, अगर मैं तानाशाह ही होता रवि, तो आप मुझे बताइए ना कि मेरी पार्टी के 95% लोग आज की तारीख में मेरे साथ क्यों होते? आप मेरे स्टेट प्रेसिडेंट्स निकाल के देख लीजिए, आज की तारीख में सिर्फ 2 स्टेट प्रेसिडेंट इनके साथ खड़े हैं, बाकी सारे के सारे 33 के 33 स्टेट प्रेसिडेंट्स आज की तारीख में मेरे साथ हैं। ऑफिस बेयरर्स की लिस्ट आप मंगवा लीजिए चुनाव आयोग से, उसमें से 95% लोग आज की तारीख में मेरे साथ हैं। तो अगर मैं तानाशाह होता तो क्यों मेरे साथ? और मैं जिस परिवार से आता हूँ भाई, आप मेरे नेता, मेरे पिताजी को आप लोग जानते हैं, वो अपने स्वभाव के लिए ही जाने जाते थे और मैं बार बार मैं इस बात को बोलता हूँ कि उन्हीं का ही खून, उन्हीं का अंश हूँ मैं स्वाभाविक तौर पर ही मेरे अंदर इस तरीके की भावना आ ही नहीं सकती है। और जो भी व्यक्ति, बल्कि मुझे लगता है इस बात का जवाब मुझसे बेहतर दूसरे लोग दे पाएंगे, जो व्यक्ति मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, उनसे आप पूछिए ना कि मैं कैसा हूँ। पार्लियामेंट में जाइए, सांसदों से पूछिए कि क्या मैं कैसा हूँ, मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, नहीं करता हूँ, तो मुझे लगता है दूसरे इसका बेहतर जवाब देंगे। चाचा पशुपति कुमार को तो आपने विलेन टाइप का एक तरह से कह सकते हैं, आप मानने लगे हैं कई लोग। तो अब आप पर एक आरोप यह भी है कि सहानुभूति जताकर क्या बतलाना चाहते हैं चिराग, संक्षिप्त में? मैं बिल्कुल, कोई सहानुभूति मुझे नहीं चाहिए। मैंने बार बार मैंने बोला कि मैं भाई सच्चाई की राह परिवार हमें छोड़ दिया बिहार। हाँ बिल्कुल भाई, इस बात का तो दुख होगा ही ना मुझे। मेरे पिता, मुझे सोचिए कि पिछले 2 साल में मुझे 3 बड़े झटके लगे। मेरे छोटे चाचा, उनका निधन हुआ, फिर मेरे पिताजी का निधन हुआ पिछले साल, और इस साल मेरे चाचा मुझे छोड़कर वो मुझसे अलग हो गए।
तो सोचिए कि मेरे ऊपर, मेरी तो भाई अगली जो मेरी बड़ी पीढ़ी थी, मुझसे ऊपर जो थे, उन सब ने तो एक साथ छोड़ दिया ना, तो इस बात का दुख तो ज़रूर होता ही है। जी। क्या आपको अब भी लगता है कि बीजेपी को नीतीश जी छोड़ेंगे और आप फिर बीजेपी में सेट हो जाएंगे, इसी कारणों से मोदी पर कठोर प्रहार नहीं करते हैं चिराग? भाई मैं अपना नैरेटिव डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ। आज की तारीख में मुझसे विधानसभा चुनाव के वक्त भी पूछा गया था कि बीजेपी पे आप क्यों नहीं बोल रहे, लालू जी पे आप क्यों नहीं बोलते, आरजेडी पे आप क्यों नहीं बोलते, आपसे कौन है पिछले 15 साल से प्रदेश का मुख्यमंत्री, मैं क्यों डाइवर्ट करूँ? यही तो ये लोग चाहते हैं ना कि मैं डाइवर्ट करूँ और ये लोग अपना कोई नया नैरेटिव ये लोग सेट करें। और जो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानता है वो इस बात को जानता है, भाई उनके नेताओं से पूछ लीजिए ना, क्या रणनीति बनाने में उनकी सहमति होती है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिंगल मैन आर्मी की तरह काम करते हैं, वो अकेले निर्णय लेते हैं, अपने 2-4 उनके अधिकारी होते हैं, उनके साथ बैठकर वो निर्णय लेते हैं, बस। तो उनकी तो सहभागिता वो रखते ही नहीं है किसी चीज़ में। तो मैं क्यों डाइवर्ट करूं? मैं क्यों बोलूं भैया कि आज की तारीख में अस्पताल लालू जी ने क्यों नहीं बनाए, या स्कूल की व्यवस्था राजद की सरकार में क्यों नहीं हुई, या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं किसी दूसरे ने दिया? सम्राट चौधरी जी खुद इस बात को बोल चुके हैं कि भाई उनकी अपनी सीमाएँ हैं इस गठबंधन में, अलग अलग विचारधाराओं के साथ मिलकर। तो मैं क्यों किसी दूसरे को टारगेट करूँ भैया, जब आज की तारीख में सर्वा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं? तो इसीलिए मेरा डायरेक्ट निशाना भी मेरा उन्हीं के ऊपर होता है, उन्हीं की नीतियों के ऊपर होता है। रामविलास पासवान 2003 में बीजेपी छोड़े थे, वो नरेंद्र मोदी के गुजरात को लेकर, वो मामले को लेकर, दंगे को लेकर, वही बदला कई लोग कह रहे हैं कि एलजेपी से लिया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? भाई बदला कौन ले रहा है नहीं ले रहा है, मैं ईमानदारी से, मैं इतना ज़्यादा समय व्यर्थ करता ही नहीं हूँ इन सब चीज़ों में। मेरे पास सोचने के लिए बहुत चीज़ें हैं। बिहार में शिक्षा कैसे बेहतर करें, स्वास्थ्य कैसे बेहतर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर करें, प्रति व्यक्ति आय को कैसे बेहतर करें, जो बिगड़े हुए कानून है शराबबंदी या सृजन घोटाला, इन सब चीज़ों को कैसे इसको सुधार किया जाए, इन सब चीज़ों पे मेरा ध्यान केंद्रित है। तो कौन बदला ले रहा है नहीं ले रहा है, भाई बिहार की जनता है ना सब देखने के लिए। जातीय जनगणना को लेकर क्या आपका राय है, प्लान है? मजबूती से मैं उसका समर्थन करता हूँ। जातीय जनगणना होनी चाहिए। कई योजनाएं हैं जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार जाति विशेष के आधार पर बनाती है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि भाई आपके पास सही आंकड़े हों उस आबादी को लेकर कि वो उस जाति की आबादी क्या है, ताकि सही राशि आवंटित की जा सके केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा। आखिरी बार मुझे लगता है 1931 में ही ये जनगणना हुई थी और उसके बाद लाख प्रयासों के बाद भी इस आधार पर जनगणना हो नहीं पाई। तो सही आंकड़े सरकार के पास, सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकार से ही आंकड़े मांग चुका है। तो जब कई बार आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं किसी योजना के लिए, अगर आप अपनी बातों को रखते हैं तो वहाँ पे भी आंकड़े मांगे जाते हैं। तो मैं इसका समर्थन करता हूँ कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पर आप किधर हो? जनसंख्या नियंत्रण पर मैं आपको बताऊंगा कि जब इसका ड्राफ्ट सामने आएगा, अगर जब उसको पटल पे रखा जाएगा उस वक्त इसको पढ़कर, पर हाँ मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि कोई भी कानून बनाने से पहले उसकी पब्लिक परसेप्शन उसका ज़रूर लिया जाना चाहिए, पब्लिक में जागरूकता उसको लेकर ज़रूर फैलाई जानी चाहिए। आप कोई भी कानून अगर आप ऊपर से थोप देंगे, तो मैंने इतिहास गवाह रहा है और आज तक मेरा अपना अनुभव रहा है कि कोई भी ऐसा कानून सक्सेस नहीं होता। आप अनुसूचित जाति जनजाति को ही लेकर आप देख लीजिए, कानून बने हुए हैं, एट्रोसिटी एक्ट जो बना हुआ है 1989 का वो एक्ट बना हुआ है, पर आज की भी तारीख में लोग सोचते हैं कि इस एक्ट को मिसयूज़ किया जाता है, एक वर्ग विशेष मानता है कि भाई हम लोग के खिलाफ इसको बनाया, जबकि कोई भी कानून है वो अपराधियों के खिलाफ बनाया जाता है, जो आपराधिक असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं उनके खिलाफ बनाया जाता है। बट क्योंकि जागरूकता का अभाव है, लोगों तक इस बात को पहुंचाया नहीं जाता सही ढंग से। अब शराबबंदी भाई आपने लागू तो कर दिया, पर आपने लोगों से सहमति ली कि भाई पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? पर आपकी राय है कि जागरूकता से की जाए? जागरूकता से की जाए, लोगों के सुझावों से की जाए। सूरजभान सिंह ने बोला है कि चिराग अगर आएंगे तो उनको वेलकम है और वो भविष्य के नेता हैं। चिराग आकर लोक जनशक्ति पार्टी संभाल सकते हैं, कोई इस पर जोर नहीं है। चिराग पासवान भविष्य का। एक बार और उनसे सवाल जब कर रहे थे तो वो बोले थे कि पीसी में कि 3 महीना का इंतजार करिए, मैं चाचे भतीजे को एक साथ ले आऊँगा। ये दावे उनके क्या हैं? कोई बात नहीं, समय बताएगा उनके दावे क्या हैं। वेलकम कर रहे हैं सूरजभान सिंह। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, और एक सवाल है राजनीति के अलावा सामाजिक मुद्दों को लेकर। चिराग, अभी एक अयांश का मुद्दा चला है चिराग जी, इसको लेकर आप क्या कहिएगा? नहीं बिल्कुल, मैंने अपनी पार्टी के भी लोगों को मैंने कहा है, बट अगर मेरी जानकारी सही है, शायद मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी
मदद आ रही है। बट इसके लिए मैंने राज्य सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा, मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि भाई छोटे से बच्चे के लिए जितना हो सके हम लोग को अपनी तरफ से, सरकारों को भी अपनी तरफ से खजाने खोलने चाहिए और इसके लिए उनको मदद करनी चाहिए। मेरी जानकारी में अभी आ रहा है कि शायद कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी इसकी पहल हो रही है। जो इंजेक्शन है वो यकीनन बहुत महंगा है और उसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी जितनी मदद संभव है हम लोग अपने स्तर से भी हम लोग करवा रहे हैं। और मैं सरकारों से भी मांग करूंगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से भी मैं मांग करूंगा कि बच्चे के लिए जितनी मदद हो सके हम लोग को, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को अपना खजाना खोलकर उसकी मदद करनी चाहिए। चलिए अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे, और भी कुछ सवाल हैं हम रहने देंगे। बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया है और एक बॉलीवुड को लेकर मैं बात करूंगा बाद में, चिराग, फिल्मों और राजनीति को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर और भी कैसे बेहतर हो फिल्मों का। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि चिराग जी से हमने काफ़ी कीमती वक्त लिया है और आशीर्वाद यात्रा के दौरान वक्त नहीं मिल पाता था, अभी ये निकलेंगे और हम तमाम बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स लाते रहेंगे और अभ्यर्थियों को मुद्दे के साथ भी आएंगे। चिराग पासवान से आगे भी बात करते रहेंगे और आशीर्वाद यात्रा का भी अपडेट हम देते रहेंगे। परसों तबीयत खराब हो गया था इसलिए मैं बिहार शरीफ से वापस आ गया। चलिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। और मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद। कैमरे के पीछे राजीव जी हैं, उनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद।